हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी बातों की तरह। इधर आओ। उनके बुलाने पर अधीरा उनके पास चली गई। बड़े ठाकुर ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाल के उसे देते हुए कहा, ये आपके लिए, आपके पहले रसोई का तोहफा। इस पर अधीरा ने उनसे कहा, पर बड़े पापा, इसकी क्या ज़रूरत है। ये सुनते ही सुरभि जी ने कहा, ये तोहफा हर बहू को मिलता है, ले लो अधीरा। उनके कहने पर अधीरा ने वो लिया और झुक के बड़े ठाकुर से आशीर्वाद लेती है। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, और एक बात, मैं आज से आपका बड़े पापा नहीं हूँ, बल्कि पापा हूँ, तो आप मुझे आज से पापा बोलेंगी। उनकी बात पर अधीरा उन्हें भारी नज़रों से देखने लगी। उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे इतना प्यार भी मिल सकता है। वह इन सब के प्यार को देखकर भावुक हो चुकी थी। सबने अधीरा को कुछ ना कुछ तोहफा दिया। बड़े ठाकुर विक्रांत ठाकुर के साथ अपने फैक्ट्री चले गए। घर में औरतें ही रह गईं। अधीरा को सुरभि जी अपने कमरे में ले आई और उससे बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, जो मैंने अपने बेटे की बहू के लिए बनाया था। अब तुम उसकी ही हकदार हो। ये कहते हुए वो अलमारी के लॉकर से एक बड़ा सा बॉक्स ले आई और उसे अधीरा के सामने रख दिया। उन्होंने बॉक्स खोल के दिखाया तो उसमें हार था। सुरभि जी ने उसे सब देते हुए बोली, रखो इसे, और अब ये तुम्हारा। और एक बात अधीरा, ये शादी चाहे जैसी हुई हो, पर एक बात याद रखना, अधीर एक सच्चे साथी की तरह तुम्हारा साथ देगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही अधीरा उनकी तरफ हैरानी से आंखें बड़ी कर देखने लगी। अधीरा ने उनसे कहा, आपको कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं। उसके इस सवाल पर अवनी, श्वेता और सालू भी अंदर आए और अवनी ने उससे कहा, ये सबको पता है लाडो कि अधीर आपसे प्यार करते हैं, बस आप ही समझ नहीं पाई। अरे देखा नहीं तुमने, कैसे तुम्हारे लिए वो सबके सामने खड़े हो जाते हैं। और तुम पहली थी जिसे भैया अपने साथ कहीं लेकर गए हो और अपने घर में अपने साथ रखे हो, वरना आज तक उन्होंने इसके लिए किसी की बात नहीं सुनी। वो कभी किसी लड़की, छोड़ो लड़की को भी नहीं ले गए हैं अपने घर, पर आपके लिए वो एक बार में मान गए। तभी हमें पता चल गया कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये कहते हुए अवनी उसके सामने बैठ गई और श्वेता ने बच्चे को सुरभि जी के बिस्तर पर सुला दिया। सुरभि जी ने मुस्कुरा के उसे कंगन पहनाते हुए कहा, और अब हमारी बात ध्यान से सुनो अधीरा, आप अब सुहागन हो और वो भी नई नवेली दुल्हन हो। इस तरह से अब मत रहा करें। आपको इतने फीके कपड़े और ऐसे कुंवारी लड़कियों की तरह सच के मत रहा करो। अब आपको एक अच्छी नई नवेली बहू की तरह रहना होगा। अच्छा चलो, पहले आप ये पहन कर आओ और आप सब इसे समझाओ, हम आते हैं तब तक। ये बोलकर सुरभि जी वहाँ से चली गई। सुरभि जी ने अधीरा से कपड़े और श्रृंगार के लिए इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि अधीरा सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र पहना था नई दुल्हन के नाम पर, बाकी वो वैसे ही आई थी जैसे वो शादी से पहले रहती थी। इसलिए सुरभि जी ने उसे समझाया था। उनके कहने पर अधीरा ने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर में वो गहरे लाल रंग के लहंगे और ब्लाउज पहन के बाहर आई। उसे देखते हुए अवनी ने मुस्कुरा के उसके पास आई, उसे दुपट्टा पहनाते हुए कहा, अधीरा, तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो थोड़ा अकड़ो है, तो उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। पर जहाँ तक हमने जाना है, अधीर भैया तुम्हारे लिए बदल गए हैं। वो तुम्हारे लिए सब पर गुस्सा कर सकते हैं, पर तुम पर गुस्सा नहीं कर सकते। और एक बात, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें प्यार करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब वो आपके पति हैं। अगर है कुछ उनके लिए दिल में तो उसे दिखाओ, जताओ, बताओ, क्योंकि वो ज़रूरी है। वैसे भी भैया को हर चीज़ अधूरी ही मिली है। अब बस इतना चाहते हैं कि इस बार उन्हें उनका प्यार पूरा मिले। कोई जल्दी नहीं है, पर तुम वक्त ले सकती हो। कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम आराम से समझो, अपने रिश्ते को जानो, उसे तब आगे बढ़ाओ इस रिश्ते में। ये कहते हुए अवनी ने
उसे नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार कर देती है। उसने खुद को आईने में देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्वेता ने उसे देखते हुए बोली, चलो अब जाओ और खुद की नई जिंदगी को शुरू करो। और हाँ, आज खाना यहीं से जाएगा, पर कल से आप अपने पति के लिए खुद का खाना बनाना। अब सालू आपको आपके पति के घर छोड़ के आएगी और अब से ऐसे ही तैयार होना है। चलो जाओ अब। ये सुनकर अधीरा धीमे कदम के साथ सालू के पीछे चल दी। अवनी और श्वेता दोनों एक दूसरे को देखने लगी। अवनी ने श्वेता से बोली, बस अब इन दोनों की ज़िंदगी में कोई दुख न आए। अब ये दोनों हमेशा खुश रहें। बहुत दुख देख लिए इन दोनों पर, अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो इन दोनों की ज़िंदगी में। श्वेता ने भी उसे देखते हुए बोली, दीदी सही कहा आपने, अब बस ये दोनों खुश रहे। ये बोल उसने उसे साइड से गले लगा लेती हैं। इधर सालू अधीरा को छोड़ के जाने लगी तो अधीरा ने उससे कहा, सालू तू कुछ देर रुक सकती है। अधीरा के पूछने पर सालू ने उससे कहा, नहीं दीदी माफ़ कर देना, काम बहुत है, मुझे जाना होगा, पर मैं बीच बीच में आकर मिल लूँगी आपसे। अच्छा मैं अब चलती हूँ। ये बोल वो चली गई। अधीरा वहीं अकेले खड़े बड़े से घर को देख रही थी। वो कमरे में आई तो देखी उसका सारा सामान अधीर के कमरे में शिफ्ट हो चुका था। उसकी किताबें भी वहीं रखी थी। उसने सब कुछ देखा और आकर टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ के अपनी किताब निकाल कर काम करने लगी। इधर अधीर अपने केबिन में बैठे नए ऑफिस के मॉडल को देख रहा था। वहीं पास में कंस्ट्रक्शन डीलर वाले बैठे थे। अधीर उसमें कुछ चीज़ें चेंज करा रहा था। तभी उसने देखा दोपहर के 2 बज गए थे। उसने वीर को आगे बताने को कहा और अपना फ़ोन लेकर बाहर आ गया। उसने अधीरा के फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा फ़ोन किया तो वो बंद बता रहा था। उसने अपने एक आदमी को फ़ोन किया। उसने एक ही बेल में फ़ोन उठा लिया। उसके बोलने से पहले ही अधीर ने उससे कहा, अधीरा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, जी सर वो ठीक है, अंदर हैं, मेरी बात कराओ। अधीर के कहने पर वो आदमी घर के अंदर गया और कमरे के दरवाजे पर जाकर नॉक किया तो अधीरा ने दरवाज़ा खोला। सामने उस आदमी को खड़े देखकर वो बोली, जी। उस आदमी ने उसे फ़ोन देते हुए कहा, मैम सर का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। कौन से सर? ये बोलते हुए उसने एक लंबी सी जमाई ली। उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। उसे देख के लग रहा था जैसे वो नींद से जागी हो। उस आदमी ने उसे देखते हुए कहा, जी अधीर सर का। अधीरा ने उससे कहा, पर मुझसे क्यों बात करेंगे, मुझसे क्या लेना देना उन्हें। अच्छा अभी आप जाओ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। ये बोल उसने अलसाई आंखों से गेट बंद कर दिया। वो आदमी अजीब से उसे देख रहा। उसने फ़ोन वापस कान पर लगाते हुए कहा, सर वो मैडम शायद नींद में थी, अजीब बातें कर रही थी। अधीर ने अधीरा की सारी बातें सुन ली। वो मुस्कुरा रहा था। उसने उस आदमी से कहा, अच्छा आप रहने दे, जाएं, काम करें अपना, मैं शाम को आकर बात कर लूँगा उनसे। ये बोल उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। शाम का वक्त, अधीरा का कमरा। अधीरा अपना काम कर रही थी कि तभी उसके सर का मैसेज आया। उसने उसे ओपन करके देखा तो उसमें उसके इंटर्नशिप के लिए आया था। कल सुबह 9 बजे उसे जयपुर के एक कॉलेज में पहुंचना था। ये देखकर वो बहुत खुश हुई, पर तभी उसे याद आया कि उसे अधीर से अब इसके लिए पूछना होगा। पर तभी उसे ये भी याद आ गया कि आज उसने नींद में क्या बोल गई थी। पर फिर भी वो कुछ सोचकर बोली, कुछ भी हो मैं अधीर से तो बात करूँगी इस बारे में। तभी उसके पास सालू आई और उससे खाने के लिए पूछने लगी तो उसने सालू से बोली, सालू रहने दो, हम खुद खाना बना लेंगे, बस तुम मदद कर दो हमारी। ये कहते हुए अधीरा उठी और किचन की तरफ चल दी। सालू ने उसके पीछे जाते हुए कहा, क्या बात है अधीरा दीदी, आप तो अवनी भाभी और श्वेता भाभी की बात बहुत जल्द समझ गई और पत्नी बन गई। वैसे अच्छा ही है, अब तो ज़्यादा नहीं बोल रही है, चल जाकर सब्जियां काट, मैं आटा गूंद देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने सर से पल्लू से दुपट्टा हटा देती है और काम करने लगी। सालू भी काम में लग गई।
कुछ घंटे में उन्होंने सारा काम रेडी कर दिया था। सालू ने वक्त देखते हुए उससे कहा, दीदी मैं चलती हूँ, क्या पता महल में मेरी ज़रूरत हो, अब देख लेना। ये बोलकर वो चली गई। अदीरा भी जाकर अपने कपड़े बदल के आ गई। अदीरा आई और वहीं सोफे पर बैठ गई। 11 बजे के करीब अदीर जब घर आया तो उसने देखा अदीरा सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। अदीर ने उसे सोता हुआ देखा तो अपने लैपटॉप का बैग बहुत ही धीरे से दूसरे सोफे पर रखा और रूम में जाने लगा तो टेबल से उसका पैर टकरा गया, जिससे अदीरा की आँख खुल गई। उसने देखा तो अदीर उसके सामने खड़ा था। अदीरा ने वक्त देखा तो 11:15 हो रहे थे। अदीरा वापस से वहीं सोने लगी और आंखों को बंद करते हुए बोली, अगली बार अगर आप देर से आए तो अकेले ही इस घर में रहोगे। मैं अपनी दीदी के पास वापस चली जाऊंगी। ये कहते हुए उसने सोफे पर रखी कुशन को कस के पकड़ लिया। अदीर उसकी बातों पर उसे हंस के देख रहा था। उसने उसे आगे बढ़ के अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले जाने लगा। अदीरा ने उसके शर्ट के कॉलर कस के पकड़ते हुए कहा, खाना बनाया है, खा लेना और अगली बार जल्दी घर आना। अदीर ने उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, आपने खाया नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी। उसने ये कहते हुए दूसरी तरफ करवट बदल ली। अदीर गया किचन से प्लेट में खाना निकाल लाया और उसे टेबल पर रख अदीरा को उठाते हुए बोला, अदीरा चलो आओ खाना खाओ तब सोना। ये बोल उसने उसे उठा के बैठा दिया। अदीरा अलसाई हुई आंखों से बैठी उसे देख रही थी। अदीर प्लेट लेकर आया और उसके सामने बैठकर उसे खिलाने लगा। अदीरा की नींद अब खुल चुकी थी। उसने अदीर को देखते हुए बोली, सॉरी, वो आपने दोपहर में फ़ोन किया था और मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, सॉरी। अदीर ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार अपना फ़ोन चार्ज करके रखना। मैं घबरा गया था इसलिए उस आदमी से बोला था कि आपसे बात कराए। मैं खाना खा के आता हूँ। ये कहते हुए वो उठ के किचन में गया और खाना लेकर खुद भी खा के कमरे में आया। अदीरा ने उसे देखते हुए पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अदीर ने उसे देखते हुए कहा, क्या बोले। वो मुझे एक कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए मिला है, कल से जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ। उसके ऐसे पूछने पर अदीर ने उसके पास आकर उसके गालों को एक हाथों से छूते हुए बोला, आप कुछ भी कर सकती हैं, बस आप सही सलामत रहें। इस पर अदीरा ने सर हिला के हाँ कह दिया। अदीर उठ के वॉशरूम में जाने लगा तो सालू भागते हुए आई। उसे देखकर अदीरा ने कहा, क्या हुआ सालू। भैया भाभी, वो बड़े साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है। बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर जी वही हैं। ये सुनते ही अदीरा घबरा गए। अदीरा ने उससे कहा, पर ये हुआ कैसे। ये कहते वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सालू ने घबराते हुए कहा, पता नहीं अदीरा भाभी। अदीर भी उसे देखते हुए कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अदीरा आप माँ के पास जाओ। ये बोल वो बाहर निकला और अपने कुछ आदमियों के साथ फैक्ट्री के लिए निकल गया। अदीरा भी सालू के साथ महल में आ गई थी। जब वो महल आई तो उसने देखा कि सुरभि जी का रो रो के बुरा हाल था। अवनी और श्वेता उन्हें संभाल रहे थे। अमर और राज फौरन ही फैक्ट्री के लिए निकल गए थे। अदीरा सुरभि जी के पास बैठते हुए बोली, माँ आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कहते हुए उसने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इधर अदीर जब फैक्ट्री पहुंचा तो उसने देखा कि आग बहुत तेज लग चुकी थी, कि सारी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई थी। सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। उसने देखा कुछ लोग विक्रांत जी को लेकर आ रहे थे। उनकी हालत खराब थी, शायद धुआं में रहने के कारण उनकी हालत खराब थी। वो विक्रांत जी के पास गया तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, अदीर बेटा, बड़े बड़े भैया अंदर हैं, उन्हें बचा। ये सुनते ही अदीर अंदर की तरफ भागा। अमर उसे पकड़कर रोक रहा था। अदीर पागल हो गए हो, आग देख रहे हो, अंदर गए तो मर जाओगे। हम बड़े पापा को बाहर निकालने की देखते हैं। अदीर को अमर के कहने का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे धक्का दिया और वहाँ खड़े एक आदमी से कंबल लेकर अंदर की तरफ काफ़ी रफ्तार से आग की लपटों को चीरते हुए निकल गया। अमर ने देखा अदीर अंदर चला गया तो उसने पानी की पाइप इस तरफ करने को कहा सबको।
इधर अंदर अधीर बड़े ठाकुर को खोज रहा था। उसने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, बाबा बाबा आप कहाँ हो? ये कहते हुए वो वहाँ बढ़ा तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर कुछ दूर पर मशीनों के पास थे। उनके खास खास के बुरा हाल हो चुका था। अधीर ने जैसे उन्हें देखा वो भाग के उनके पास गया और उन्हें कंबल से ढकते हुए बोला, बाबा आप ठीक हो ना? बड़े ठाकुर ने जब अधीर के मुँह से अपने लिए बाबा सुना तो उसकी तरफ अपनी आंसू भरी नजरों से देखने लगे। अधीर उन्हें लेकर बाहर आने लगा। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा तब तक उधर की आग बुझ चुकी थी। अधीर बड़े ठाकुर को लेकर जल्दी से बाहर आया और उन्हें ले जाकर उसने बैठाया और पानी मंगवाया। बड़े ठाकुर का खास खास के बुरा हाल था। अधीर ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, बाबा आप ठीक तो हैं ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बड़े ठाकुर ने उसे देखकर खांसते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ अधीर। तभी नौकर पानी लेकर आया। अधीर ने जल्दी से बोतल की सील तोड़ते हुए पानी बड़े ठाकुर को दिया। वहाँ अमर, राज और विक्रांत जी भी आ गए थे। विक्रांत ने बड़े ठाकुर को देखकर कहा, बड़े भैया आप ठीक हो ना? बड़े ठाकुर ने पानी पीकर कहा, हाँ छोटे हम ठीक हैं। अमर, राज आप दोनों देखो किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई भी आदमी जख्मी ना हो। उसके कहने पर अमर और राज ने कहा, आप फिक्र मत करें बड़े पापा, हम देख लेंगे। अधीर तुम पापा और बड़े पापा को घर ले जाओ, हम कुछ देर में आते हैं। ये बोल वो दोनों बाकी लोगों के पास चले गए। अधीर विक्रांत और बड़े ठाकुर को लेकर महल के लिए निकल गया। इधर महल में भानी ने अधीरा को देखते हुए बोली, वैसे कविता जी कमाल की बात है, नई बहू के आते ही फैक्ट्री में आग लग गई। लगता है सच ही कहती हैं राधा जी कि ये लड़की मनहूस है, तभी तो देखो फैक्ट्री में आग लग गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके ये कहने पर अधीरा घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी, लेकिन श्वेता ने उससे बोली, भवानी जी अच्छा होगा कि अपना मुंह बंद कर ले, वरना मुझे मुंह खोलने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे ऐसे बोल के तुम चुप नहीं करा सकती श्वेता बहू, अब जो सच है वो तो सच ही है। अरे इसके कदम इतने मनहूस हैं कि इस घर में पड़े नहीं कि आग लग गया, इतना नुकसान हो गया। अपनी माँ की कोख से पैदा हुई तो वो भी मर गई। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि अधीर इस मुसीबत और इस मनुष्यत को शादी कर घर में लाया क्यों है। अरे ऐसे लोग किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकते। ये मनहूस थी तभी तो इसके बाप ने इसकी शकल किया, इसे अपना नाम तक नहीं दिया। न जाने अधीर किसका पाप इस महल के माथे। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी किसी ने उसे मोड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। सबके कानों में वो थप्पड़ गया तो सबने देखा अधीर बहुत गुस्से में वहाँ खड़ा भवानी को देख रहा था। बड़े ठाकुर और विक्रांत जी भी ये देख रहे थे। भवानी ने गुस्से में देखते हुए बड़े ठाकुर से कहा, आपका बेटा मुझे मार रहा है और आप चुपचाप खड़े बस देख रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं आप? ये सुनते ही अधीर ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सबको पता है कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अधीर सिंह ठाकुर की बीवी को इतना कुछ कह गई। शायद तुम्हें मेरी बात याद नहीं है तो मैं आज फिर बताता हूँ। अधीरा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उसके लिए एक बुरा लफ्ज बोलने वाले की ज़िंदगी हराम कर सकता हूँ। यह अधीर सिंह ठाकुर का वादा है। मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और तुम उसे मनहूस और ना जाने क्या क्या भूल गई। तुम भूल कैसे गई कि उसके साथ में उसका पति खड़ा है। मुझे तुम जैसी औरतों को मौत के दर्शन कराने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तुम सोच नहीं सकती वो मौत तुम्हें नसीब करूँगा अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत सुना तो। ये बोल वो अधीरा का हाथ पकड़ वहाँ से ले गया। उसके जाने के बाद भवानी भी गुस्से में वहाँ से चली गई। सुरभि जी ने जब बड़े ठाकुर को सही सलामत देखा तो उनके पास आते हुए बोली, आप ठीक है ना विक्रांत भैया, आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहे। ये सुनते ही सुरभि जी ने देखा तो दोनों के हाथों पर जलन के निशान थे। उसने दोनों को बैठने को कहा और नौकर से दवा लाने को कहा। आओ सब बैठें, इतना जल गया है और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। जा सालू बर्फ़ ले आ और ठंडा पानी।
उसके कहने पर सालू चली गई। इधर अधीर अधीरा को लेकर घर आया तो गुस्से में उसका हाथ छोड़ के वहाँ खड़ा हो गया। उसने अधीरा को बिना देखे कहा, आप कमरे में जाओ। अधीरा ने इस वक्त बहस करना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अधीर ने वीर को फ़ोन करके कहा, वीर, भवानी के खिलाफ जो भी सबूत है उसे परसों सुबह तक यहाँ लेकर आओ। मैं अब उसे और एक दिन यहाँ बर्दाश्त कर सकता ज़्यादा नहीं। वीर ने उसके गुस्से को महसूस करते हुए कहा, जी सर, आपको सारे सबूत परसों सुबह तक मिल जाएंगे। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। अधीर भी दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन अधीरा उठी तो अधीर को पूरे घर में खोजी पर वो नहीं था। उसने फ़ोन उठा के फ़ोन करना चाहा तो देखी कि अधीर का मैसेज था। ये देख उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे काम है, मैं जल्दी जा रहा हूँ, आप आराम से कॉलेज जाना, शाम को मिलूँगा और कल सुबह आपके लिए एक सरप्राइज़ है तो अपने कपड़े पैक कर लेना। आपके कॉलेज वालों से मैं छुट्टी ले लूँगा। अधीरा ने जब मैसेज पूरा पढ़ी तो सोचने लगी पर उसे देर ना हो जाए इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। ऐसे ही पूरा दिन किसी न किसी काम में अधीरा का निकल गया और शाम को जब अधीर घर आया तो उसने देखा अधीरा किचन में खाना बना रही थी। खाना अप्रोक्स होने ही वाला था। अधीर चुपचाप अपने कमरे में गया और चेंज करके बाहर आया तो देखा कि अधीरा ने खाना बना के टेबल पर लगा दी थी। अधीरा ने उसे देखकर बोली, आप आ गए, पर कब आए? अधीर ने चेयर खींच के टेबल के पास बैठते हुए कहा, बस कुछ वक्त हुआ, आप काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। और आज का दिन कैसा गया? कैसा रहा आपका फर्स्ट डे कॉलेज में? बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। ये कहते हुए अधीरा ने प्लेट में खाना निकाल के देती है और खुद भी बैठ गई। अधीर ने खाना खाते हुए उससे कहा, अधीरा, अगर मैं भवानी को सबकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँ हमेशा के लिए तो आप क्या देंगी हमें? उसके इस सवाल पर अधीरा ने बोली, आप ऐसा सच में कर सकते हैं? अधीर ने उसे देखते हुए कहा, क्या सच में अधीरा, आप ये सवाल कैसे कर सकती जबकि मैंने शादी वाला वादा पूरा किया है और ये काम भी मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। आप अपनी शादी की शर्त के बाद भी आप हमसे ये पूछ रही हैं। वाह बड़बोल, सच में आप ज़्यादा बोलती हैं, बस दिमाग भैंस बराबर नहीं। ये सुनते ही अधीरा आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। अधीरा, फिर मुझे नहीं लगता बड़बोल की हवा किसी को लग गई है। अधीर, अरे हवा का क्या है, मैं तो पूरा का पूरा आपका हो चुका हूँ। बस अब एक चीज़ बाकी है, वो भी आप खुशी खुशी दे देंगी बहुत जल्द। ये सुनते ही अधीरा खामोश हो गई। अच्छा बताओ, क्या दोगी आप हमें? अधीर के इस सवाल पर अधीरा ने उससे बोली, जो आप चाहे ले सकते हैं, बस इस भवानी को यहाँ से दूर कर दे, उसके बाद सब आपका हो जाएगा। अधीरा के इस जवाब पर अधीर ने कहा, बाद में पलट मत जाना आप, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, आप बस अपना काम करें। ये कहते हुए अधीरा अपनी प्लेट लेकर किचन में चली गई। अधीर भी अपना खाना ख़त्म कर रूम में चला गया। अधीरा जब काम ख़त्म करके रूम में आई तो उसने देखा कि अधीर सो चुका था। उसने उसे ठीक से कंबल उड़ाया और खुद जाकर सोफे पर सो गई। सुबह का वक्त महल बड़े ठाकुर से एक नौकर ने आकर कहा, मालिक बाहर पंच जी और गांव वाले हैं। ये सुनते ही सब हैरानी से खड़े हो गए। बड़े ठाकुर निकल के बाहर आए। अधीरा भी उस वक्त वहीं थी। उसने भी जब ये सुना तो वो भी शॉक्ड थी। वो भी सबके साथ बाहर गई। भवानी भी बाहर आ गई थी। बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, सब यहाँ क्या कर रहे हैं आप सब? उनके पूछने पर एक आदमी ने कहा, ठाकुर साहब, हमें बुलाया गया है। बड़े ठाकुर ने, पर किसने बुलाया है? उसके ये कहने पर बड़े ठाकुर साहब ने कहा। उनके ऐसे पूछने पर एक आवाज़ आई, मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ। सबने आवाज़ की तरफ देखा तो अधीर था। वो सबके पास चल के आया और खड़ा हो गया। बड़े ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर किस लिए यहाँ इन्हें बुलाया गया? अधीर ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक फ़ैसला करने, जो कुछ गलत हो गया, मासूम होने की वजह, समझ नहीं होने की वजह, वही सही करने का वक्त आ गया
और कुछ न्याय करने। 14 साल पहले 15 या 16 साल के लड़के ने गुस्से से गलत को सही कर दिया था। उस फैसले को आज मैं गलत साबित करने आया हूँ। मैं भवानी की कही हर बात को आज सभी के सामने गलत साबित करने आया हूँ। आज मैं अधीर सिंह ठाकुर अपने माँ की खुशियाँ और किसी से किया वादा निभाने आया हूँ। मैं भवानी के खिलाफ आज ये पंचायत फिर से बैठाता हूँ और उसका फैसला आप सब करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।